नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जी, आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे, कम्युनिटी स्टार्ट करी थी, लेकिन आपके बहुत कमेंट आए कि ओबीजी स्टार्ट करो, ओबीजी करवाओ पहले। ठीक है, एक क्लास ओबीजी के लिए लेते हैं, क्लास कम्युनिटी के लिए लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो ओबीजी में हम पढ़ने वाले हैं आज यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम होने वाला है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्या? नॉर्मल प्रेगनेंसी और एंटीनेटल। ठीक है, देखो एंटीनेटल क्या होता है, अभी बताते हैं आपको डेफिनेशन में कि प्रेगनेंसी के जब तक कि बेबी बर्थ ना हो जाए, अभी बताएंगे डेफिनेशन। कुछ इंट्रो की बात हम कर लेते हैं, सिलेबस को लेकर हम चलेंगे। कुछ इंट्रो का हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है प्रेगनेंसी की। नॉर्मल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइमेस्टर कितने होते हैं, कितने वीक क्या होता है एक ट्राइमेस्टर। ठीक है, कितने वीक की नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है, मंथ में देखें तो 9 मंथ हो गया। ठीक है, दूसरा हम देखें, वैसे तो 37 से 42, 37 टू 42 वीक होता है रेंज में, लेकिन एग्जैक्ट बताए तो एग्जैक्ट आप याद रखो 40 वीक। कितना? 40 वीक। अब यहां तक लिख लिया आपने, मिटा देते हैं इसको। ठीक है सर। तो एक तो क्या हो गया, 9 मंथ हो गया, एक तो हो गया 9 मंथ, एक हो गया 40 वीक, एक आपने सुना होगा लूनार मंथ। ठीक है, लूनार मंथ का मतलब होता है कि 28 दिन का एक महीना होता है उसमें। तो टोटल डे की अगर हम बात करें तो 20 to 80 डेज टोटल देख लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, और 10 लूनार मंथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 4 ऑप्शन में ये चारों आ जाए तो उसमें से आपको ये टिक करके आना है। ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन। तो क्या करके आना है आपको? 10, सॉरी, मंथ। ठीक है, ओके। ट्रू डे की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको बताया, अभी मैंने 280 डेज बताया, लेकिन ट्रू डे की बात करें तो ट्रू डे लगभग 266, 266 डे होता है। ठीक है, इतना नॉर्मल नॉर्मल प्रेगनेंसी पे क्या होता है, ट्रू डे ड्यूरेशन होती है। ठीक है, 5 पॉइंट बता दिए हैं, वो वेरिएबल है, याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइमेस्टर के बारे में। देखो इसमें क्या है कि हम बहुत सारे कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि एंटीनेटल केयर, आप जो यूनिट का नाम है इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग तरीके से मतलब कि सिलेबस में है उन्हीं को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा उसका तरीका अलग होगा, कंप्लीट आ जाएगा आपको। तो देखते रहिए। फर्स्ट अपन देखते हैं ट्राइमेस्टर के बारे में। तो आप सबको पता है कितने 3 ट्राइमेस्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस गाइडलाइन। पहले की जो गाइडलाइन थी उसका अकॉर्डिंग तो 12 वीक का एक ट्राइमेस्टर होता था। कितने का? 12 वीक का, यानी कि अपन देख सकते हैं इतने दिन का। ठीक है, इतने दिन का 84 डेज का एक ट्राइमेस्टर होता था। लेकिन न्यू गाइडलाइन में अब हुआ क्या है, क्या हुआ है सर? ट्राइमेस्टर तो आपकी 3 ही है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ड्यूरेशन कर दी है 0 से लेकर के 13 वीक। ठीक है, सेकेंड की कर दी है 14 से लेकर के 27 वीक, और थर्ड ट्राइमेस्टर की कर दी है 28 वीक से अनटिल बर्थ, जब तक कि लेबर ना हो जाए, बर्थ ना हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों ट्राइमेस्टर का आप याद रखें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, आगे चलते हैं अपन। नॉर्मल हमने बात कर ली इंट्रो के बारे में, अब हम देखते हैं टॉपिक की तरफ आते हैं, प्री प्रेगनेंसी केयर। प्री प्रेगनेंसी केयर मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले। तो केयर प्रोवाइडेड टू वुमेन बिफोर कंसेप्शन टू इम्प्रूव मैटरनल एंड फीटल आउटकम्स। देखो नाम में पता चल रहा है प्री प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले, अभी तक कंसेप्शन नहीं हुआ है, अभी तक फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नहीं हुआ है, उससे पहले जो केयर दी जाती है वुमेन को वो क्या कहलाती है? प्री प्रेगनेंसी केयर कहलाती है। इससे होगा क्या? मैटरनल इंप्रूवमेंट होगा, मैटरनल हेल्थ और फीटल्स आउटकम क्या होंगे? इंप्रूवमेंट होंगे। इनके साथ साथ क्या हो सकता है? इनके साथ साथ प्रमोट हेल्दी प्रेगनेंसी, आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क फैक्टर्स, इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड प्रिवेंट कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, जो कि हमने किसमें पढ़ा था? पीडियाट्रिक्स में पढ़ा था हमने, बहुत अच्छे से पढ़ी थी कौन कौन सी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे कि टीईएफ हो गया, टीओएफ हो गया, ट्रैकियोइस्योफेजियल फिस्टुला हो गया, टोफ हो गया। ठीक है, बहुत सारी हार्ट डिजीज हो गई, पीडीए, बीएसडी। ठीक है, जीईआरडी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी। ओके, आगे चलते अपन। आगे हमारे पास आता है कंपोनेंट्स कौन कौन से इसके। भाई करते क्या है प्री प्रेगनेंसी केयर में, हम करेंगे क्या? तो फर्स्ट आता है प्री कंसेप्शन केयर। एक तो पहला कंपोनेंट्स आता है प्री प्री कंसेप्शन केयर। कंसेप्शन के पहले जो केयर दी जाती है
क्या होगा इसमें, हेल्थ असेसमेंट, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करी जाती है, कितनी डाइट लेनी है, कितना सप्लीमेंट्स लेना है, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स इतना पर डे तो आपको चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे अभी आयरन की और फोलिक एसिड की कितनी डोज चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। इम्यूनाइजेशन रिव्यू और स्क्रीनिंग फॉर क्रोनिक डिजीज, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। इम्यूनाइजेशन रिव्यू में जैसे कि टीडी की वैक्सीन लगती है, आपको पता है प्रेगनेंसी में, टीडी की, ठीक है, तो उसका रिव्यू वगैरह देखेंगे। और पहले वैक्सीन लगी है नहीं लगी है तो उनको। अगला आता है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, ये केयर थी, ये काउंसलिंग है। हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल बर्थ की इंपॉर्टेंस बताएंगे उसको। फैमिली प्लानिंग एडवाइस देंगे, भाई अगर नहीं करना चाहते हो तो कौन कौन से ड्रग्स है, मेडिसिन है और कौन कौन से प्रोसीजर है जो कि फैमिली प्लानिंग में काम में लिए जाते हैं। अगला है जेनेटिक काउंसलिंग, ये किस में पढ़ रहे अपन, ये पढ़ रहे सर अपन प्री प्रेगनेंसी केयर में, इसके अंदर ही ये हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगला क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग में क्या करते हैं अपन, फॉर हेरिडिटी डिसऑर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम या फिर बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि हेरिडिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। कॉन्सिक्वेंस मैरिज काउंसलिंग, मतलब कि जो एक ब्लड रिलेशन में हमने पढ़ा था, ब्लड रिलेशन में जो मैरिज करते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल सर, फैमिली हिस्ट्री असेसमेंट हो गया, ये सब क्या करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करी जाती है। अगला आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो कि देखने को मिलते हैं कि यूट्रस का साइज़ क्या हो जाता है, पहले कितना था अब कितना हो जाता है, ठीक है। और जैसे यूट्रस का हो गया, सर्वाइकल क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज, तो ये हम क्या करेंगे एक एक को अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो देखते रहिए सुनते रहिए और लिखना चाहे तो लिख सकते हो। तो फर्स्ट चेंज आता है यूट्रस एनलार्ज, जो यूट्रस होता है उसकी साइज़ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कहाँ से कहाँ तक साइज़ इंक्रीज हो सकती है, तो यूट्रस की पहले साइज़ होती है 7.5 सेंटीमीटर, इससे ये इंक्रीज होकर 35 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, 35 सेंटीमीटर तक ये इंक्रीज हो सकती है। 7.5 सेंटीमीटर पहले इसकी साइज़ रहती है जो कि 35 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है यूट्रस में, फर्स्ट देख लिया साइज़ का। दूसरा है, पहले तो ये जो यूट्रस है, देखो यूट्रस क्या है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है, आपको सबको पता है। जैसे कि हम नॉर्मल बनाए, यहाँ पर है देखो कि नॉर्मल जैसे कि ये हो गया तो यूट्रस यहाँ पर पाया जाता है, ये क्या होती है, पेल्विक कैविटी होती है। लेकिन जब इसकी साइज़ बढ़ेगी तो ये तो नहीं कि ये नीचे जाएगा, साइज़ बढ़ेगी तो कहाँ जाएगा, साइज़ बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहले ये पेल्विक का था पार्ट, बाद में ये किसका हो जाता है, एब्डोमिनल कैविटी का बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है सर। अगला देखते हैं सर्विक्स सॉफ्टनेस, जो सर्विक्स होती है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और बहुत सारे डिस्चार्ज होते हैं जैसे कि ल्यूकोरिया जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ल्यूकोरिया, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज ल्यूकोरिया बोलते हैं जिसे अपन, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, ब्रेस्ट चेंज हो सकता है, ब्रेस्ट साइज चेंज हो सकती है, निप्पल डिस्चार्ज होता है, वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा। आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज होगी, क्यों होगी, फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे कि नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, ले रहा है मदर ले रही है, सपोज करो 80 के समथिंग, ये 80% क्या ले रही है, ऑक्सीजन ले रही है। उस एक काम करते हैं 100 ले लेते हैं समझने के लिए, 100% क्या है, ऑक्सीजन ले रही है। उसमें से भाई 100 ले रही है तो 100 की 100 ही बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ऐसा क्या होता है कि 80 या फिर 70% बाहर निकलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फीटल है वो भी क्या है, कंजप्शन करता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है, कंजप्शन उसका इंक्रीज हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम आप सबको पता है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या बोलते हैं कि एक बार जैसे कि ब्रीथिंग ली हमने, इंस्पायरेशन किया, उसके बाद में एक्सपायरेशन करेंगे तो जो बची कुची होती है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जबकि उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और हाँ, कुछ यूट्यूब चैनल्स पर या फिर जो वीडियोस बना रहे हैं या फिर कोई बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा रेस्पायरेशन इंक्रीज, तो वो गलत है। रेस्पायरेशन रेट क्या होगी, नॉर्मल रहेगी। रेस्पायरेशन रेट नॉर्मल रहेगी। वाइटल साइन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वाइटल साइन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। कहाँ आते हैं वो मैं बताऊंगा आपको।
वैसे अगर कोई पूछे एक क्वेश्चन आए तो वाइटल साइन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। आगे देखते हैं। अब आप बोलोगे सर ब्लड सप्लाई में आते हैं, ब्लड सप्लाई में भी नहीं आते हैं, ब्लड सप्लाई भी नॉर्मल रहती है, सॉरी ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल, ब्लड सप्लाई में तो आते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, कुछ पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, तो उसको हम इंक्रीज नहीं बोलेंगे, उसको अपन अलग बताएंगे आगे। तो आगे चलते हैं, अगला आता है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईटी सिस्टम। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो इसमें एक तो नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलती है। आपको पता है जब प्रेगनेंसी होता है तो एक तो मोशन सिकनेस, एक वोमिटिंग, सुबह अर्ली मॉर्निंग में वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग होती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, हार्टबर्न हो गया। अब इनको मैनेज करने के लिए क्या करें? इनको मैनेज करने के लिए हम आगे देखेंगे। इसी के साथ साथ हाइपर सलाइवेशन भी होता है, सलाइवेशन, हाइपर सलाइवेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंक्रीज स्मेल, स्मेल क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि देखो पेट खाली रहेगा, स्टोमक क्या है, स्टोमक क्या है? खाली है सर, एम्प्टी है, ठीक है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। उससे हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट कम होगा। जब कार्बोहाइड्रेट कम होगा, लिख देते हैं नॉर्मली, कार्बोहाइड्रेट जब कम होगा तो फैट का मेटाबॉलिज्म होगा। भाई आप सबको पता है जब कार्बोहाइड्रेट कम रहता है तो फैट यूज ले ली जाती है, तो फैट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। फैट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो फैट, आपको पता है एक तो नाम सुना होगा कीटोन बॉडी, न्यूट्रिशन में पढ़ा था, कीटोन बॉडी। तो ये कीटोन बॉडी आएगी तो इससे क्या है, सेंस ऑफ स्मेल इंक्रीज होगा, एससीजी करेगा ये काम। कौन करेगा? एससीजी हार्मोन करेगा, ठीक है सर। आगे समझ में। एक एक देखने को और मिलता है इसमें, जो मूवमेंट होता है पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट, पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अगला देखते हैं अपन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी, बार बार यूरिन, बार बार यूरिनेशन होगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, साथ में ब्लेडर कैपेसिटी, ब्लेडर कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ब्लेडर कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो। आगे आता है स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट देखने को मिलेगा कोलेस्मा। कोलेस्मा क्या होता है? जैसे ये माउथ है, सॉरी माउथ क्या मतलब फेस हो गया, तो इसमें ये आंखें हो गई जैसे, और ये नाक हो गया, ये हो गया मुंह। तो यहाँ पर कोलेस्मा में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक अलग सा पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, तो वो होता है कोलेस्मा। दूसरा है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा क्या होता है? लीनिया नाइग्रा प्यूबिस, जो प्यूबिस है, जैसे ये प्यूबिस हो गया, मान लो यहाँ पर क्या है? प्यूबिस, प्यूबिस से लेकर के जियोफोइड, जिफोइड, यहाँ पर जिफोइड होता है, स्टर्नम के यहाँ पर जिफोइड होता है, तो यहाँ पर एक क्या है? एक लाइन सी आपको देखने को मिलेगी, डार्क लाइन देखने को मिलेगी, वो होता है लीनिया नाइग्रा। अगला है स्टेरिया ग्रेविडम। स्टेरिया ग्रेविडम, इसमें क्या होगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा पिंक एब्डोमेन पर, जो एब्डोमेन है उस पर पिंक पर्पल कलर का आपको लाइट देखने को मिलेगी, मतलब उसकी स्किन है वो कुछ पिंक कलर में देखने को मिलेगी। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस की बात करते हैं तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और माइल्ड फिजियोलॉजिकल एनीमिया होगा। फिजियोलॉजिकल एनीमिया की अगर हम बात करें तो 11 ग्राम परसेंटेज, कितनी? 11 ग्राम परसेंटेज जो हीमोग्लोबिन होता है, वो अगर ज़्यादा हो उससे, तो वो तो होता है क्या? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। और अगर 11 से कम हो, अगर 11 ग्राम परसेंटेज से अगर कम हो तो वो देखने को मिलेगा किसमें? पैथोलॉजिकल एनीमिया में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आती है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम इसमें कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि भाई प्रेग्नेंट है या नहीं है? तो हम करेंगे सर प्रेगनेंसी साइन के अकॉर्डिंग, प्रेगनेंसी साइन के बेसिस पर हम करेंगे। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी साइन। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हम बोलेंगे T1, ठीक है, सेकंड को बोलेंगे T2 और थर्ड को बोलेंगे T3, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर। बात करते हैं अपन किसकी? ट्राइमेस्टर के बारे में। तो ट्राइमेस्टर का हमने देख लिया कि 0 से लेकर के 13 वीक तक को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फिर 14 से लेकर 27 तक के को 2, और 28 से जो अंटिल बर्थ तक क्या है? थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। अब बात करते हैं प्रिजम्पटिव्स, कितने साइन होते हैं? तो 3 टाइप के साइन होते हैं नेचर के बेसिस पर। नेचर के बेसिस पर 3 टाइप के क्या है? साइंस होते हैं, साइंस नहीं साइन, प्रेगनेंसी साइन, जिसमें फर्स्ट आता है प्रिजम्पटिव्स, सेकंड इज प्रोबेबल एंड थर्ड वन इज ट्रू साइन। प्रिजम्पटिव का मतलब होता है कि
डाउट क्या होता है, डाउट, कि डाउट है, हो भी सकता है ना भी हो सके, ठीक है। प्रोबेबल का मतलब कंफर्म नहीं है, एक होप है, हाँ भाई होगा, ठीक है, क्या है, होप है, आशा है। और ट्रू का मतलब है कन्फर्मेटिव, कन्फर्म है कि भाई है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, तीन हम साइन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज प्रिजम्पटिव, सेकंड इज प्रोबेबल एंड थर्ड वन इज ट्रू साइन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो टोटल ट्राइमेस्टर में जो भी साइन होते हैं उसमें से केवल दो ही साइन क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। क्या होते हैं, केवल दो साइन ट्रू होते हैं। कुछ प्रिजम्पटिव्स होते हैं और कुछ प्रोबेबल होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, प्रिजम्पटिव्स मतलब कि डाउट है, प्रिजम्पटिव मतलब डाउट है, प्रोबेबल मतलब होप है, और ट्रू का मतलब क्या है, कन्फर्म है, ठीक है, कि पॉजिटिव है। तो पहले तो हम बेसिक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक साइन हैं जो कि प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमने पढ़ा भी, बार बार यूरिनेशन होता है। दूसरा है एमनोरिया, मतलब कि एब्सेंस हो जाता है, बिल्कुल सर। मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट पेन हो गया, फैटिक हो गया और ल्यूकोरिया हो गया, सभी के बारे में हमने पढ़ रखा है, सभी को हम जानते हैं। अब इसमें से जो बेसिक साइन है ये टोटल, ये क्या होते हैं, ऑल साइन आर प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव होते हैं सारे साइन, ठीक है। प्रिजम्पटिव मतलब कि डाउट है, ठीक है। अब इसमें से केवल एक ये है, मॉर्निंग सिकनेस, ये प्रिजम्पटिव भी होता है और प्रोबेबल भी होता है, दोनों इसमें क्वालिटी होती है, ठीक है। ये हो गया बेसिक साइन। अगला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो ये होते हैं प्रोबेबल। क्या होते हैं, प्रोबेबल होते हैं। कौन कौन से साइन होते हैं, तो फर्स्ट होता है हेगार साइन। क्या होता है, हेगार साइन। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो, बीच बीच में डायग्राम ऐड कर देंगे हम। हेगार साइन में क्या होता है, इस्थमस, जो कि यूट्रस होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, ऐड कर देंगे अभी, कि सोफनिंग ऑफ इस्थमस। हेगार साइन में यूट्रस के अंदर जो इस्थमस होता है, यूट्रस का जो पार्ट होता है इस्थमस, जैसे ये डायग्राम देख लो आप, ठीक है, ये हो गया यूट्रस, और यहाँ पर ये तो क्या हो गया, फंडस पार्ट हो गया, ठीक है। फिर कैविटी हो गया, और फिर क्या हो गया, इस्थमस होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस्थमस होता है, फिर यहाँ से सर्विक्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं क्या, इस्थमस, यूट्रस में। तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगला है गुडल साइन। गुडल साइन में मतलब क्या देखने को मिलता है कि सर्विक्स सॉफ्ट होती है, सर्विक्स सॉफ्ट, सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स, ठीक है, ये देखने को मिलता है। और अर्लीस्ट साइन होता है 6 वीक में, ये सब देखने को मिलता है, अर्लीस्ट साइन होता है ये, ठीक है। अगला है चेडविक साइन। क्या है, चेडविक साइन। चेडविक साइन में अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, ब्लू। ब्लू क्या, ब्लू मतलब कि ब्लू हो गया, डस्की ब्लू हो गया, ऐसा कलर देखने को मिलता है किसका, लिख लो आप, वल्वा, कोमा वेजाइना, कोमा सर्विक्स, ठीक है, इनका कलर ब्लू देखने को मिलता है, डिस्कलरेशन ऑफ जेनाइटेलिया। अगला है ओसियंडर। ओसियंडर में क्या होता है सर, ओसियंडर साइन होता है 8 वीक पर, ये देखने को मिलता है ऐसा। और पल्स, अब किसकी पल्स, ये पल्स होती है सर फर्निक्स, नाम सुना होगा फर्निक्स, जैसे कि फर्निक्स क्या होता है, वेजाइना, जैसे आपको डायग्राम में बताए, ये क्या हो गई, सपोज करो सर्विक्स हो गया, और उसके बाद में जो ये यूट्रस होता है, ठीक, क्या होता है, यूट्रस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा ना होकर कुछ ये ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, यूट्रस, ये तो वेजाइना हो गई, ये यूट्रस हो गया। तो यहाँ का जो क्लेफ्ट होता है, क्या होता है, क्लेफ्ट, ठीक है, जो ये क्लेफ्ट है, यानी जो एंगल है, ये क्या होता है, फर्निक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्निक्स, FORNIX, फर्निक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पल्स फील होती है, ओके। अगला है पिस्केक साइन। पिस्केक साइन में जैसे कि ये यूट्रस हो गया, यूट्रस हो गया। अब यहाँ पर तो देखो प्लेसेंटा ही, प्लेसेंटा और फिटस है। मेनली होता कहाँ ये होता है सर, इस पॉइंट पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो जब हम इसको क्या करेंगे, दो टाइप में हम इसको क्लासीफाई करेंगे, ऐसे क्या कर देंगे, तो इधर साइड का तो हाफ पार्ट क्या होगा, सॉफ्ट दिखेगा, और इधर का हाफ पार्ट क्या होगा, फर्म, मतलब कि हार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन, ओके। आगे चलते हैं, ये होती है एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। आगे चलते हैं अपन सेकंड ट्राइमेस्टर की तरफ। सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रू साइन दो होते हैं, प्रिजम्पटिव दो होते हैं, और प्रोबेबल भी दो होते हैं। बात करते हैं अपन किसकी, पहले बात करते हैं ट्रू साइन के बारे में। किसके बारे में, ट्रू साइन के बारे में। तो ट्रू साइन में दो साइन देखने को मिलता है,
एक तो देखने को मिलता है फीटल पार्ट पाल्पेट। भाई यूट्रस है, यूट्रस के अंदर फीटल का एक एक पार्ट को अपन क्या कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं। कब करेंगे सर वो? ये तो है नहीं कि आज ही कंसेप्शन हुआ और कल हमने पाल्पेट कर लिया, ऐसा नहीं है। कब कर सकते हैं? सेकंड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी कब? एवरेज डेट बताएं आपको, तो आप ये कर सकते हो 20 वीक पर, 20 सप्ताह, 20 वीक पर आप फीटल पार्ट पाल्पेट कर सकते हो। फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड आप 20 वीक पर, 20 वीक पर आप फीटल हार्ट साउंड चेक कर सकते हो सर। अगला है प्रिजम्पटिव साइमिक किकिंग। वो 3 इडियट देखी होगी आपने, ऑल इज वेल बोलता है, लात मारता है ना, तो वो वाली चीज़ है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील बाय मदर, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील बाय मदर, ये आपको देखने को मिलता है 18 वीक पर। कब? 18 वीक पर इसकी टाइमिंग है या ड्यूरेशन है, ठीक है। अगला है कोलेस्मा। क्या है? कोलेस्मा। तो इसके बारे में हमने देख लिया, कोलेस्मा भी जो फेस होता है उस पर क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, ठीक है सर। अगला है प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल में आता है ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है बेलोटमेंट साइन। दोनों में होता क्या है, बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या है, जो ये पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि 16 वीक पर देखने को मिलता है। कब? 16 वीक पर देखने को मिलता है पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन, जो ना तो मदर को अफेक्ट करता है और ना ही फीटस को अफेक्ट करता है। अगला है बेलोटमेंट साइन। बेलोटमेंट साइन का मतलब है कि जो बाहर से फोर्स लग रहा है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लगे। जैसे कि सपोज करो हम ये ले लेते हैं इसको, यहाँ पर ये हो गया यूट्रस, ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया, और इसके अंदर जैसे कि सपोज ये आ गया फीटस, ठीक है। अब यहाँ से कोई प्रेशर लगा, क्या लगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगा, फोर्स लगा, धक्का लगा बाहर से कोई भी, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए इसके अगेंस्ट जो फोर्स लगता है, ठीक है, अगेंस्ट जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं बेलोटमेंट, ठीक है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब कि रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगी वो, मतलब ठीक है। ये इसमें देखने को मिलते हैं साइन। अब आप सोच रहे होगे कि ये लिखा ही क्यों नहीं आपने, ये एक एक पॉइंट है भाई, फीटल हेड पार्ट है तो इसमें आपके अंदर कुछ नहीं लिखा है, अंदर कुछ नहीं लिखा, अंदर आप सबको लिखो, बता दिया है, समझा दिया है। क्योंकि फिर क्या है कि हम एक एक नोट्स देते हैं ना, एक एक लाइन, तो वो भी आपको पसंद नहीं आती। कुछ लोग हैं वो कमेंट करते हैं कि सर, सर क्या मतलब, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं वो तो, कि देख देख कर तो हर कोई पढ़ा लेता है, ठीक है। तो आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, देख देख कर हर कोई पढ़ा लेता है तो नहीं, देख देख कर तो बच्चे भी पढ़ा लेते हैं, तो अच्छी बात है, पढ़ो। समझा दिया है, लिखो अंदर आप, क्योंकि आपको यही चाहिए तो यही बताएंगे आपको। आगे चलते हैं, मेटरनल न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको न्यूट्रिशन कितना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट्स दे रखी है, रिक्वायरमेंट, जो तो आपको याद रखनी ही है। कि कैलोरीज की बात करें, कैलोरीज में 350 किलो कैलोरी पर डे नीड होती है। प्रोटीन इतना चाहिए, आयरन इतना चाहिए, कैल्शियम और फोलिक एसिड की अमाउंट ये चाहिए, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, आयरन फूड रिच फूड्स। आयरन की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए आपने देखा होगा आयरन फोलिक एसिड की भी टेबलेट देते हैं प्रेगनेंसी में। तो आयरन रिच फूड्स में आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेट्स हो गया, जैगरी और मीट, एग्स वगैरह, ये तो इसके सोर्स होते हैं। कैल्शियम के सोर्स मिल्क, कर्ड और चीज़ होते हैं, ठीक है, दूध, दही, पनीर, और इधर से हरी सब्जियां वगैरह दो। फादर्स एंगेजमेंट इन मैटरनिटी केयर, कि फादर क्या रोल प्ले करते हैं। तो फादर भी बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं सर, कैसे, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेन तो फाइनेंशियल है, क्योंकि यूएसजी में बहुत सारी फीस लग जाती है, ठीक है, ये रोल प्ले करते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि इंप्रूव मेटरनल हेल्थ हो गया, बेटर न्यूबॉर्न है, ये भाई आपको याद रखने हैं, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। फैमिली बॉन्डिंग बनी रहे, ठीक है, न्यूबॉर्न का आउटकम्स बेटर आए। अब स्टार्ट होता है आपका यूनिट का जो नाम है उसके आधार पर टॉपिक, एंटीनेटल केयर, ANC, एंटीनेटल केयर। चलो सर, क्या होता है ये? तो देखो, एंटीनेटल केयर में हम सबको पता है होता क्या है, ट्राइमेस्टर है, तो ट्राइमेस्टर की बात हमने कर ली थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या, कितना टाइम होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, ठीक है, ये वीक लिख रखे कोष्टक में, ताकि आपको याद रहे। इनके बेसिस पर हम आगे देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा लिख रखा है एंटीनेटल केयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फिर उसके बारे में लिख लिया, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर उसके अकॉर्डिंग सिलेबस दे दिया, थर्ड ट्राइमेस्टर, फिर इसके अकॉर्डिंग एंटीनेटल केयर हो गई। हम क्या करेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राइमेस्टर आपके सामने है, तो बात करते हैं हम कि पढ़े किस इसको, तो हम इसको पढ़ेंगे अलग तरीके से। मतलब कि एंटीनेटल केयर में आप दो कंपोनेंट्स होते हैं, कितने होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो दो क्या होते हैं इसमें,
कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है कि एग्जामिनेशन करे, क्या होता है, एग्जामिनेशन करे। और सेकंड कंपोनेंट्स होता है क्या करे, फर्स्ट तो होता है एग्जामिनेशन करे, दूसरा है एडवाइस दे या फिर सलाह दे, या तो एडवाइस दे या फिर एग्जामिनेशन करे। दो कंपोनेंट्स होते हैं। कैसे करे सर, क्या समझ में नहीं आया? तो ऐसे नहीं आया समझ में, बताते हैं आपको। भाई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें मेडिसिन वगैरह हम कुछ भी मेडिसिन नहीं दे सकते, ठीक है, बिना प्रिस्क्राइब करे हुए। तो हम क्या करेंगे, उसको सलाह देंगे। जैसे कि नोजिया वोमिटिंग है तो वो तो होता ही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बोलेंगे कि पेट को खाली नहीं रखना, एम्प्टी नहीं रखना स्टोमक को, ठीक है। तो ऐसे कुछ एडवाइस देंगे, कौन सी एक्सरसाइज करे, कब क्या करें, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। तो ऐसे दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं एंटीनेटल केयर होती क्या है। तो ऐसी केयर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है कंसेप्शन से लेबर तक। जब कंसेप्शन हुआ है तब से लेकर के लेबर तक जो केयर दी जाती है वो क्या कहलाती है, एएनसी कहलाती है, एंटीनेटल केयर कहलाती है, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, होगा क्या इससे, तो हेल्दी मदर एंड फिटस, डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन अर्ली, प्रमोट डिलीवरी, ठीक है। ये हमें फायदा होने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स हो गए इसके। अब एंटीनेटल केयर को जैसे आपको बता दें, एक तो एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, एक एडवाइस देखेंगे। तो एग्जामिनेशन में आता है हमारे पास तीन चीज़ें, कौन कौन सी, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री में क्या क्या ले सकते हैं अपन, कौन कौन सी टाइप की हिस्ट्री होती है, आएगा नहीं एग्जाम में, नॉर्मल देख लेते हैं कौन कौन सी हिस्ट्री होती है। तो हिस्ट्री टेकिंग में आता है पर्सनल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री में वही हाइजीन वगैरह ये आ गया। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में कब आया, लास्ट LMP क्या है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव में आ गया, ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री में जैसे कि फिटल वो सॉरी अपन हाइट देखते हैं, फंडल हाइट देखते हैं, ठीक है। वो करते हैं अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में, फंडल हाइट कितनी है उसकी, आगे पढ़ेंगे जब आपके सिलेबस में आएगा। मेडिकल हिस्ट्री हो गया और फैमिली हिस्ट्री हो गया, कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है, कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कभी ऑपरेशन नहीं हुआ, तो वो सब क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। बाद में आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन। इसमें वही जनरल एग्जामिनेशन में होता क्या है, हेड टू टो एग्जामिनेशन हो गया, वेट क्या है, हाइट क्या है, BMI क्या है, ठीक है, किस चीज़ की कमी है, ब्लड प्रेशर क्या है, वाइटल साइन लेंगे, ठीक है। एक सेमेस्टर से लेकर के आप 7th में आ गए हो, ये तो आपको पता ही है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पर, कि कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। देखो मैं कहूँगा कि आप जो नोट्स भेजते हैं टेलीग्राम पर, उनसे बढ़िया है कि वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो कि आप यहाँ पर ही लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। जैसे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, अब आपको नोट्स तो केवल ये पूरी ऐसे कैसे लिखा मिलेगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कि CBC करवाएंगे कम से कम 4 बार, पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम 4 बार, 4 टाइम्स आपको रिकमेंडेड है CBC, ठीक है। अब वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हीमोग्लोबिन या फिर CBC के सामने लिख दो 4 टाइम्स रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कम से कम 4 बार तो आपको जरूरी करवानी है, ठीक है। ब्लड ग्रुप या RH फैक्टर की बात करें तो ये भी आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, ABO, और RH पॉजिटिव है या फिर RH नेगेटिव है। अगला है HIV, अगला क्या है, HIV का टेस्ट करवाना पड़ता है। HIV के टेस्ट में HIV का टेस्ट क्या करते हैं, इसमें आता है एक तो स्क्रीनिंग, एक तो आती है स्क्रीनिंग, और एक है कन्फर्मेटिव टेस्ट। कन्फर्मेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सर एलाइजा होता है, बिल्कुल सही है। कन्फर्मेटिव क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, और ये होता है एलिजा टेस्ट या एलाइजा टेस्ट। अगला है VDRL, क्या है VDRL, तो VDRL की फुल फॉर्म आप कमेंट करो, मैं बता दूँ इसमें होता क्या है। VDRL करते हैं अपन किसके लिए, सिफिलिस के लिए, किसके लिए, सिफिलिस के लिए, सिफिलिस के लिए, या फिर हम इसको एक और नाम देते थे क्या, RPR किट। एक तो होती है UPT किट, क्या होती है, UPT किट, यूरिन प्रेगनेंसी, ठीक है। एक है RPR किट। RPR किट किसके लिए करते हैं अपन, सिफिलिस के लिए करते हैं। RPR की फुल फॉर्म लिख लीजिए, RPR की फुल फॉर्म लिख लीजिए, रैपिड, P से प्लाज्मा, और R से रिएजेंट, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, ठीक है, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट। अब आपको ऐसे ही लिखाया जाएगा क्योंकि आपको ऐसे ही पढ़ना है तो ऐसे पढ़ाएंगे। अगला है HBsAg, ठीक है, ये किसके लिए करते हैं सर, ये सर है कि पता करते हैं कि वैक्सीनेटेड है या नहीं है, कंफर्म करने के लिए करते हैं कि वैक्सीनेटेड है या नहीं है। हेपेटाइटिस बी के लिए करते हैं।
अगला है यूरिन टेस्ट या यूरिन एग्जामिनेशन, तो ये तो आपको पता ही है क्यों करते हैं, यूरिन जांच के लिए करते हैं। साथ ही साथ और आप इसमें एक आता है यूएसजी, यूएसजी को भी अपन ऐड कर सकते हैं। बेसिकली 4 टाइप की यूएसजी होती है, कितनी 4 टाइप की यूएसजी होती है। बेसिक स्कैन, L1 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ठीक है। सबसे बेसिक स्कैन है, ये अपन करते हैं 6 से 8 वीक पर, प्रेगनेंसी के 6 से 8 वीक पर ये वाली यूएसजी करते हैं। दूसरा है L1 लेवल 1, इसको अपन बोलते हैं एंटी स्कैन, एंटी स्कैन आगे पढ़ेंगे क्या होता है। एंटी स्कैन ये करते हैं अपन 11 से 13 वीक पर। L2 लेवल 2 बेस्ट, ये बेस्ट यूएसजी क्या है, बेस्ट सोनोग्राफी क्या है, L2 लेवल 2 ये करते हैं अपन 18 से 20 वीक पर। L3 लेवल 3 अपन करते हैं ग्रोथ स्कैन के लिए, किसके लिए, ग्रोथ स्कैन के लिए करते हैं। कब करते हैं, 30 से 32 वीक पर। और जो L2 है, L2 अपन कोई एनोमली हो गई, क्या हो गई, एनोमली हो गई, या फिर कोई टारगेट या फिर बुकिंग, उसके लिए इसका ये तीनों नाम है इसके, एनोमली, टारगेट एंड बुकिंग। कोई बीमारी हो गई उसको चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 टाइप की क्या होती है, यूएसजी होती है। अब कम से कम कितनी यूएसजी करवा सकते हैं, तो 4 बार करवा सकते हैं, मिनिमम 2 बार तो करवानी ही रहती है, 5 से ज़्यादा आप नहीं करा सकते यूएसजी, 5 से ज़्यादा हम नहीं करा सकते, इनके बारे में आगे देखेंगे। रूटीन यूएसजी की अगर हम बात करें तो 4 होती है रूटीन यूएसजी, ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5, ठीक, ठीक है। ये नंबर याद रखें कि पूछ ले कि सबसे हाईएस्ट कितनी बार अपन यूएसजी करा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो 5 बार करा सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं करा सकते, ठीक है। रूटीनली 4 बार अपन यूएसजी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपके पास माइनर डिस्कम्फर्ट एंड मैनेजमेंट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एडवाइसेस, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स थे, एक तो हमने देख लिया, दूसरा कंपोनेंट्स आता है उसी एडवाइसेस। इसमें हम देखते हैं माइनर डिस्कम्फर्ट एंड मैनेजमेंट। तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, कॉमन है, नोजिया वोमिटिंग कॉमन है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है। तो नोजिया वोमिटिंग है तो क्या करें, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, तो डोंट अलाउ एम्प्टी स्टोमक कंडीशन, अर्ली मॉर्निंग ड्राई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कि हमें क्या है कि जो भी लेडी है, मदर है, प्रेग्नेंट है, उसका क्या है, उसको कभी भी ये नहीं रखना, हमको खाली पेट नहीं रखना, एम्प्टी स्टोमक नहीं रखना। अब कब रहेगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग में रहेगा, वैसे तो खाते रहेंगे सब कुछ कुछ ना कुछ, लेकिन सुबह सुबह क्या है, सारी रात हो गई, रात में क्या खाएगा, अब सुबह अर्ली मॉर्निंग में पेट क्या रहेगा, एम्प्टी होगा। इसलिए आपने देखा होगा या सुना होगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोजिया वोमिटिंग की ज़्यादा देखने को मिलती है, तभी तो मॉर्निंग सिकनेस एक तरीके से नाम देते हैं। तो क्या करें बचने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उठते ही क्या करो, ड्राई कार्बोहाइड्रेट खिला दो, बिस्किट खिला दो, ठीक है। अवॉइड ऑयली एंड स्पाइसी फूड अवॉइड करो। यूरिन फ्रिक्वेंसी दूसरी प्रॉब्लम आती है, दूसरा डिस्कम्फर्ट या दूसरा इश्यू आता है, यूरिन फ्रिक्वेंसी, बार बार यूरिन जाए, इसको मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, मेंटेन हैंड हाइजीन। रात में क्या करो, वाटर इनटेक कम कर दो, डिक्रीज वाटर इनटेक एट बेड टाइम एंड लीगल, सॉरी लीगल नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, कीगल आएगा, या एल नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, कीगल आएगा, सॉरी, कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज हमें करानी है, डायग्राम में आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अगला है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, क्या है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो सर इसमें क्या करें, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है तो इसमें देखने को मिलता है, क्या मैनेजमेंट करें, लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग, क्लियर निप्पल डिस्चार्ज, ओनली फॉर वाटर, ओनली फॉर वाटर, केवल वाटर से ही करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऑयली या फिर ऑयली हो गया, फैट वगैरह हो गया, उनका यूज़ नहीं लेना, कोई क्रीम वगैरह उनका यूज़ लेना नहीं लेना, क्यों, क्योंकि निप्पल क्या हो जाएंगे, निप्पल पोर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। केवल वाटर से ही क्लीन करना है, क्लियर करना है। अगला आता है ल्यूकोरिया, नाम सुना होगा आपने, पढ़ भी लिया हमने, ल्यूकोरिया क्या होता है, यूज़ ऑफ सैनिटरी पैड्स, इससे बचने के लिए भाई डिस्चार्ज है तो बचने के लिए क्या करेंगे, सैनिटरी पैड्स यूज़ करेंगे, और डाउच का यूज़ नहीं करेंगे, डाउच क्या है, इरीगेशन में वेजाइनल इरीगेशन करता है, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे अपन, ठीक है। बेक एक, जो कि एक पोर्शन है, पेन होता है वहाँ पर, तो उसके लिए पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज करेंगे, हार्ड फ्लैट सरफेस पर रेस्ट के लिए बोलेंगे, ठीक है। और अवॉइड करेंगे क्या, पोल मसाज, मसाज और कंप्रेशन अपन उसको अवॉइड करेंगे। आगे चलते हैं, एडिमा, एडिमा, एडिमा हो तो क्या करेंगे, एक्सट्रीमिटीज एलिवेशन, जिस भी जगह हो रहा है, मेनली कहाँ पर होता है, राइट लेग पर, लाइट लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो यूट्रस होता है,
यूट्रस होता है वो राइट साइड में थोड़ा झुका हुआ होता है, थोड़ा राइट साइड में झुका हुआ देखने को मिलता है। तो इसलिए आपने सुना होगा पाँव भारी होना बोलते हैं, ठीक है, गाँव में क्या बोलते हैं, पाँव भारी हो गया, तो वो इसलिए होता है। यूट्रस क्या है, राइट साइड में थोड़ा झुका हुआ होता है स्लाइटली, तो इसलिए एडिमा देखने को मिलता है। क्या करें, थोड़ा सा पैर है जो उठा देंगे, एलिवेट कर देंगे। यूज स्टोकिंग, स्टोकिंग क्या होता है सर, स्टोकिंग होता है इलास्टिक का, अपन नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं इलास्टिक का मोजा, ठीक है। इलास्टिक कंप्रेसिव होता है, इलास्टिक कंप्रेसिव बैंडेज होती है, डायग्राम में देख सकते हो आप, नॉर्मल बता सकते हैं इलास्टिक वाले मोजे, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। लूज एंड इलास्टिक क्लॉथ पहनना है। कॉन्स्टिपेशन एंड हेमरोइड्स, पाइल्स बोलते हैं जैसे, इनसे बचने के लिए क्या करें, तो फ्लूइड फाइबर एंड एम्बुलेशन, ज़्यादा फ्लूइड लेंगे, ठीक है, फाइबर लेंगे और एम्बुलेशन लेंगे। एम्बुलेशन मतलब कि घूम, एक जगह नहीं बैठना, ठीक है, घूमना है, इधर से उधर घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से और हेमरोइड से बचने के लिए। और हेमरोइड्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जब भी बैठे तो ज़्यादा टाइम तक वो बैठ नहीं सकते हेमरोइड्स, तो पिल्लो का यूज़ ले लो भाई, पिल्लो रखो उसके ऊपर बैठो, ठीक है। और सिट्स बात करो, क्या करो, सिट्स बात। सिट्स बात क्या होती है, फंडामेंटल पढ़ रखा है हमने। हर्ट बर्न, नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलती है हर्ट बर्न, ठीक है। तो हर्ट बर्न में हमें अपराइट पोजीशन एटलीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर मील, यानी कि खाना खाते ही आप लेट गए, खाना खाते ही सोना नहीं है, लेटना नहीं है, ठीक है, हो सके तो 30 मिनट तक आपको अपराइट पोजीशन में रहना है, ठीक है, या फिर बैठे रहो, घूमते रहो। टेलर सिटिंग एक्सरसाइज करनी है, ये देख सकते हो आप, क्यों करनी है, ताकि सर्कुलेशन और डाइजेशन को प्रमोट कर सके। स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट लेनी है। अवॉइड ऑयली एंड स्पाइसी फूड, स्पाइसी और ऑयली फूड नहीं लेना है हार्ट से बचने के लिए। आगे चलते हैं, रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग, तो एएनसी स्टिकर्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड फॉलोइंग कलर कोड स्टिकर्स आर गिवन। कौन कौन से कलर कोड, देखो एएनसी हो गया हमारे, क्या हुआ, एएनसी कर ली, केयर दे ली, पूरा राउंड वगैरह सब हो गया। अब क्या करें, जो उसका क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड होता है, उस पर हमें स्टिकर लगाने हैं। ग्रीन का मतलब होता है नॉर्मल, ग्रीन स्टिकर है तो मतलब नॉर्मल है, रेड है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, येलो है तो डायबिटीज़ हो सकता है उसको, या फिर थायराइड है, ब्लू हो अगर उस पर तो मतलब प्री एक्लेम्सिया। ऐसी कंडीशन में ये स्टिकर हमें लगाने हैं, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ये स्टिकर हमें यूज लेने हैं, उसमें लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आयरन फोलिक एसिड, AIFA। आयरन फोलिक एसिड क्या होता है, टेबलेट होती है। तो आयरन मेटाबॉलिज्म पहले अपन देख लेते हैं आयरन के बारे में, किसके बारे में, आयरन के बारे में, फिर देखेंगे अपन फोलिक एसिड के बारे में। आयरन फोलिक एसिड, आयरन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व फॉलोइंग रिजल्ट, कौन कौन से, कि टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इन नॉर्मल प्रेगनेंसी कितनी होती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट PDF में से देख के बस ये ऐसा कैसे लिख लो नोट्स, यहाँ पर भी कुछ है, सोच रहा हूँ PDF डालना ही बंद कर देते हैं टेलीग्राम पर। टोटल आयरन रिक्वायरमेंट नॉर्मल प्रेगनेंसी कितनी, 1000 mg, इतनी हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। कितना, 1000 mg का रिक्वायरमेंट होता है हमें, ठीक है, लिख लिया। चलो सर, डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 4 से 6, ठीक है, 4 to 6 mg की डोज आयरन की हमें रिक्वायरमेंट होती है सर, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है सर। टोटल आयरन टेबलेट कितनी होती है, कितनी हमें बांटनी होती है टोटल आयरन की टेबलेट, तो हमें देनी होती है 100 टेबलेट, कितनी, 100 टेबलेट, तब जाके उसकी पूरी आयरन की क्या होगी, कमी दूर होगी, रिक्वायरमेंट है वो ठीक होगा, ठीक है। सिंगल आयरन टेबलेट में कितना कंटेंट होता है, एक टेबलेट में कितना कंटेंट होता है सर, एक टेबलेट में होता है हमारे पास 60 mg, कितना, 60 mg का, ठीक है सर। अब ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी है आयरन की, कब स्टार्ट करें, तो ये आपको स्टार्ट कर देनी है प्रेगनेंसी के 4th मंथ से, कितने से, 4th मंथ से, और कब तक देनी है, डिलीवरी तक, प्रेगनेंसी से लेकर के 9 मंथ तक देनी है। तो टोटल कितने मंथ तक दी आपने, ये थेरेपी कब तक चलाई, तो ये थेरेपी आपने चलाई 6 मंथ चलाई, कितनी, 6 मंथ। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि भाई कितनी थेरेपी कब स्टार्ट हुई, कब तक चलाई, और कितने महीने आपने थेरेपी यूज रही, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है थेरेपी की। अगला आता है फोलिक एसिड, क्या आता है, फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड को भी हम 2 टाइप में हमने देख लिया इसको, एक तो प्रोफाइलेक्टिक डोज देते हैं, एक थेरापेटिक डोज देते हैं। प्रोफाइलेक्टिक डोज किसे देते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी, ऑल प्रेग्नेंट लेडी को देनी है, ये तो किसको, ऑल प्रेग्नेंट लेडी या फीमेल, सभी को देनी है ये। जबकि थेरापेटिक किसको देनी है, तो थेरापेटिक आपको देनी है हाई रिस्क को, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को, ठीक है। प्रोफाइलेटिक डोज कितनी होती है, 0.4 mg, 0.4 mg की होती है। कभी कभी आपको एक ऑप्शन में
400 mcg भी देखने को मिल सकता है, माइक्रोग्राम, ठीक है। थेरापेटिक डोज हो गई 4 mg। अब कब देनी है सर ये आप फोलिक एसिड की आपको देनी है बिफोर कंसेप्शन, कंसेप्शन के पहले देनी है, ठीक है। 1 महीने अपन देख सकते हैं, कंसेप्शन के 1 महीने पहले देनी है या फिर कंसेप्शन के पहले देनी है, ठीक है। ये था। आगे चलते हैं, डेंजर साइन ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन से डेंजर साइन होते हैं प्रेगनेंसी के? प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से डेंजर साइन देखने को मिल सकते हैं? तो वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर हेडेक हो गया, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देना, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स, ठीक है, एबनॉर्मल पेन होगा, रिड्यूस फीटल मूवमेंट, कन्वर्जन और हाई फीवर, ये कंडीशन देखने को मिलती है, डेंजर साइन है प्रेगनेंसी के। अगला है नेगली फॉर्मूला, जिससे अपन क्या करते हैं, ईडीडी का पता लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि नोट सेट में भी पूछे जाते हैं, सीएचओ कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है उसमें इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको पता है ओबीजी बहुत वेटेज रखती है सभी एग्जाम्स में। तो नेगलिस रूल्स इज द स्टैंडर्ड मेथड यूज टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और एस्टिमेट ड्यू डेट बेस्ड ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। देखो सर, फॉर्मूला बताता है आपको ईडीडी बराबर क्या होगा, एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 मंथ। इस फॉर्मूला से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं करने के लिए। फर्स्ट है एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड दे रखा है आपको पास 10 जनवरी 2026, 10 जनवरी है। 10 जनवरी को अपन डेट कैलकुलेट करेंगे, 7 दिन प्लस कर दो, कितना हो गया, 17 जनवरी, 17 जनवरी हो गया, ठीक है। अब 9 महीने और ऐड कर दो इसमें, 17 जनवरी, जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर पे आके 17 अक्टूबर पर उसकी क्या है, ईडीडी है, ठीक है। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात। एक कंडीशन और देखने को मिलती है, यहाँ पर देखते हैं कि किसी का अगर देखो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की, ठीक है, हम देखते हैं 28 डेज पर, लेकिन किसी के 25 का होता है, किसी के 30 या किसी के 35, ठीक है, 35 तो मैक्सिमम होता है, किसी के 30 होता है, किसी के 25 होता है, ऐसे, ओके। तो अब कैसे करें? तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे तो देखो 28 जितने भी दिन का है माइनस प्लस, ठीक है। कम का है तो माइनस कर दो, ज़्यादा है तो प्लस कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल यहीं से लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, इसमें बता दिया कि 2 दिन डिले होता है या फिर 25 का है, कितने का, 25 का है, ठीक है। अब बताओ आप एक्सपेक्टेड डेट कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, कितने दिन माइनस करें, 27 से 17 है, 17 अक्टूबर है, इसमें से आप 28 माइनस 25 कितना आ गया, ठीक है। अब उसको माइनस कर दो आप, इसमें से 3 है तो 3 माइनस कर देंगे, 17 में से 3 गए तो कितने आ गए सर, 17 में से 3 लेस कर देंगे, बचा हुआ क्या आ गया, ईडीडी आ गया, ठीक है। ऐसे हम करते हैं। 2 एग्जाम्पल देते हैं आपको, क्वेश्चन करो। एलएमपी दे रखी है 16 मार्च 2026, ईडीडी निकालो। अगले क्वेश्चन में ईडीडी दे रखी है आपको, एलएमपी क्या होगी बताओ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या करना है, एक तो आपको लिखनी है एलएमपी, कमेंट करना है फर्स्ट एलएमपी ये है तो ईडीडी बराबर ये हो गई, सेकंड है ईडीडी ये है तो एलएमपी ये हो गई, ठीक है। ऐसे आपको कमेंट करना है, ठीक है, सही करना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आती है छोटी छोटी, 3 पॉइंट हो रहे छोटे छोटे, क्या है, बीपीसीआर, बर्थ प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्प्लिकेशन रेडनेस, कि क्या क्या हम तैयारी कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और बर्थ के प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो प्लानिंग फॉर नॉर्मल बर्थ एंड इमरजेंसी, नॉर्मल बर्थ या फिर इमरजेंसी है उनके लिए क्या क्या प्लानिंग करते हैं, क्यों करते हैं, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी और टाइमली रेफर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेफर कर दो, और मोर्टेलिटी को कम करने के लिए प्लानिंग करते हैं नॉर्मल बर्थ में या फिर इमरजेंसी में। तो वो आता है बीपीसीआर के अंदर। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या प्लानिंग करते हैं, तो सेलेक्ट प्लेस फॉर डिलीवरी, कि कहाँ करवानी है डिलीवरी, अरेंज ट्रांसपोर्ट, जैसे एम्बुलेंस वगैरह हो गई या कार वगैरह जो भी है गाड़ी है, कैसे लेकर जाना है हॉस्पिटल तक, सेव मनी, ठीक है, पैसे लगते हैं भाई, आइडेंटिफाई ब्लड डोनर, इमरजेंसी में अगर ब्लड की नीड हो गई तो उसके लिए कौन डोनेट करेगा ब्लड, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डॉक्टर्स के या फिर किसी के भी, तो वो आता है बीपीसीआर में। अगला है रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, तो ये क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ
एमनियोटिक सेक बिफोर लेबर और ड्यूरिंग लेबर। आप सबको पता है यूट्रस है, फेटस है, उसके चारों तरफ क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एक मेम्ब्रेन टाइप बना लेता है वो, ठीक है। तो अगर वो लेबर के दौरान या फिर पहले, लेबर के दौरान या फिर लेबर के पहले ही वो रप्चर्ड हो जाए, टूट जाए, फट जाए, ब्रेकिंग डाउन हो जाए, तो उसको अपन बोलते हैं रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, ठीक है। क्या क्या साइन हो गए, सडन इग्रेस ऑफ फ्लूइड, कंटिन्यूस लीकेज, ये देखने को मिलता है। मैनेजमेंट क्या करे, इमीडिएट रिपोर्टिंग करे और हॉस्पिटल असेसमेंट करे। अगर बाहर ही हो गया, सपोज करो घर पर ही ये कंडीशन देखने को मिल रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल लेके। अगला है ईबीएफ, जो कि आपने पीडियाट्रिक में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। नॉर्मली देख लेते हैं एक स्लाइड में। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओनली ब्रेस्ट फीड या ब्रेस्ट मिल्क फॉर फर्स्ट 6 मंथ। बर्थ से लेकर के 6 मंथ तक आपको कुछ नहीं देना, केवल ब्रेस्ट मिल्क देना है, वो कहलाता है ईबीएफ, ठीक है। हाँ, ओआरएस या कुछ मेडिसिन सप्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। एडवांटेज, बेबी के लिए तो कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा उसको, प्रोटेक्शन फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। जबकि मदर की अगर बात करें तो मदर में फास्टर यूट्राइन इन्वोल्यूशन और रिड्यूस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज ब्लीडिंग वगैरह, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। कुछ चीज़ें आपको लिखाई नहीं है, लिखाइए बोल बोल कर, ठीक है। अब आपको जैसा पढ़ना चाहते हो वैसा ही पढ़ाएंगे, और सोच रहे हैं कि आप पीडीएफ डालना भी बंद कर दें, ठीक है। बाकी देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। कमेंट जरूर करके जाना है। राधे राधे।